दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की होती है जो कि बहुत गरीब होता है और उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है। उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर सकता है और उसने किन किन हालातों का सामना किया वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सेंग्यू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसका ना ही तो कोई दोस्त होता है और उसके माता पिता की भी कई सालों पहले ही डेथ हो चुकी होती है और इसके साथ ही उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती है और वो पिछले 6 महीनों से सही से सोया भी नहीं है। वो जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने सपने में एक भयानक राक्षस दिखाई देता है। जब वो सुबह जागता है तो वो फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। वो सबसे पहले तो पैनकेक खाने के लिए जाता है और वो भी एगलेस, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अंडे वाला पैनकेक खाए। तो फिर दुकानदार ही सेंग्यू पर तरस खाकर उसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। तभी सेंग्यू एक कैफे में देखने लगता है जिस कैफे में उसकी क्रश काम करा करती थी, जिसका नाम हुआर होता है। दरअसल सेंग्यू हुआर से कई सालों पहले मिला था जब वो एक क्लब में अपना परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। तभी से सेंग्यू उसे पसंद करने लगा है। तभी यहाँ पर सेंग्यू का बॉस सेंगजी आ जाता है। तो फिर सेंग्यू यहाँ से भागने लगता है, जिस दौरान वो जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैनकेक भी गिर जाता है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। तभी सेंगजी सेंग्यू को डांटने लगता है क्योंकि सेंग्यू ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया होता है और टाइम पर स्क्रिप्ट डिलीवर नहीं की थी। तभी सेंग्यू अपने बॉस को अपने सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है, पर उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और सेंग्यू अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। जब सेंग्यू यहाँ पर आता है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया होता है क्योंकि उसने समय पर किराया नहीं दिया था। जिसके बाद वो अपनी रात गुजारने के लिए एक कैफे में जाता है, जहाँ पर वो फिर से अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर भूख लगने की वजह से वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता है और वो एक बार फिर से सपने में चला जाता है। सपने में आते ही सेंग्यू को वही राक्षस फिर से मारने लगता है। जब दूसरे दिन उस कैफे में सेंग्यू की आंखें खुलती हैं तो उसका लैपटॉप भी चोरी हो गया था। अब सेंग्यू अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है और वो सुसाइड करने के लिए एक छत पर चला जाता है। सेंग्यू सुसाइड करने ही वाला होता है तभी यहाँ पर बूढ़ा आदमी यहाँ जाता है और सेंग्यू को बचा लेता है। ये बूढ़ा आदमी वही होता है जो बाहर पैनकेक का स्टॉल लगाता था। सेंग्यू इस बूढ़े आदमी को अपने सपने वाली बीमारी के बारे में बताता है। तभी ये बूढ़ा आदमी सेंग्यू को बताता है कि अगर तुम्हें ऐसा सपना दोबारा से आए तो तुम्हें आई एम ड्रीमिंग बोलना होगा, जिसकी वजह से तुम अपने सपने में से दोबारा से अपनी रियल लाइफ में आ जाओगे। इन्हें बात करते हुए शाम हो जाती है और सेंग्यू यहाँ से नहीं जाता है और वो हुआर को देखने लगता है। सेंग्यू अपने फोन को भी बेच देता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। फिर वो एक स्टोर में जाता है जहाँ पर वो कुछ चीजों को चुराने ही वाला होता है। तभी उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है तो वो अपना मूड बदल लेता है और दोबारा से उन चीजों को स्टोर में रख देता है। तभी यहाँ पर हुआर आ जाती है और वो थोड़ी देर बाद उसी राक्षस में तब्दील हो जाती है और वो सेंग्यू को मारने लगती है। स्टोर मैनेजर को ये लगता है कि शायद सेंग्यू को कोई अटैक आया है तो वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगा देती है। तभी सेंग्यू को याद आता है अगर वो दोबारा से सपने में जाए तो उसे आई एम ड्रीमिंग बोलना होगा, जिसकी वजह से वो सपने से बाहर आ जाएगा। और सेंग्यू को ऐसा बोलने के लिए उसी बूढ़े आदमी ने कहा होता है। सेंग्यू के हाथ में उसी राक्षस की तलवार होती है और वो तलवार समेत ही आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिसकी वजह से वो सपने से बाहर आ जाता है और उसको एक तलवार भी मिल जाती है। अब सेंग्यू एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे दिन सेंग्यू उसी तलवार को लेकर उसे बेचने के लिए एक एंटिक शॉप पर जाता है, जहाँ पर सभी लोग सेंग्यू की उस तलवार को लेने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। सेंग्यू को लगता है कि शायद उसने कोई बड़ी चीज हाथ लगाई है। जब सेंग्यू उस तलवार को बेचता है तो उस तलवार के बदले सेंग्यू को सिर्फ 20,000 ही मिलते हैं, जिसके बाद सेंग्यू उन पैसों को खर्च करना शुरू कर देता है और वो सबसे पहले तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और इसके साथ ही वो एक होटल में भी रुकता है, जहाँ पर वो अपने पूरे लुक को ही चेंज कर लेता है और उसने एक नया लैपटॉप भी खरीद लिया होता है। अब सेंग्यू नींद की गोलियों को खा लेता है और सपने आने का इंतजार करता है। तभी उसे एक सपना आता है और वो उस सपने में अपने कमरे में से बाहर आ जाता है। तभी वो एक फ्लावर पॉट को हाथ लगाता है और आई एम ड्रीमिंग बोलता है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता है और वो अपने सपने में से बाहर नहीं आ पाता है। तभी उसके सामने वही राक्षस आ जाता है और वो भी सोने की कुल्हाड़ी को लेकर। वो राक्षस सेंग्यू को बहुत मारता है पर सेंग्यू उस राक्षस की सोने की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और एक बार फिर से आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिसकी वजह से वो सपने से बाहर आ जाता है। और अब सेंग्यू को पता चल चुका था कि आखिर इस सपने को कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसके साथ ही उसे एक लाजवाब सोने की कुल्हाड़ी हाथ लग गई थी। अब सेंग्यू उसे भी बेच देता है और इसके बदले में सेंग्यू को अच्छे खासे पैसे
पैसे भी मिल जाते हैं। फेंगयू उन पैसों से अच्छी खासी शॉपिंग कर लेता है और उसी होटल में दोबारा से आ जाता है। आज फेंगयू एक पुराने जमाने की किताब को पढ़कर सोया होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस किताब को पढ़ने से एक म्यूजियम में पहुंच जाएगा, क्योंकि उस किताब में एक लाजवाब म्यूजियम की तस्वीरें होती हैं। फेंगयू का ये प्लान काम कर जाता है और वो एक बार फिर से उसी म्यूजियम में आ जाता है जिसके बारे में फेंगयू सोच रहा होता है। अब फेंगयू म्यूजियम में आते ही महंगी महंगी चीजों को अपने साथ उठा लेता है। वो आई एम ड्रीमिंग बोलने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर फेंगयू के सपनों वाला राक्षस आ जाता है और इस बार तो राक्षस फुल तैयारी के साथ फेंगयू को निपटाने के लिए मशीन गन लाया होता है। फेंगयू इस बार उस राक्षस से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर इस बार तो वो राक्षस और फेंगयू को मार देता है और इसकी इसी होटल में आंखें खुल जाती हैं। फेंगयू अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो फिर से नींद की गोलियों को खा लेता है और वो उसी सपने में दोबारा से पहुंच जाता है, जहां पर वो बचता हुआ इस राक्षस से सोने की चीजों को उठा लेता है और वो आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एंटिक चीजें फेंगयू के हाथ लग जाती है और अब फेंगयू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर यही फेंगयू की बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। तभी फेंगयू उन दोनों एंटिक चीजों को लेकर एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के पास जाकर पहुंचता है उन दोनों चीजों को बेचने के लिए, और फेंगयू यहीं पर अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहता था। फेंगयू $2 मिलियन में उन्हें बेच देता है और बाहर आ जाता है। तभी फेंगयू को उसका बॉस फेंगजी दिखाई देता है, जो कि फेंगयू को मारने ही वाला होता है, क्योंकि उसने स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं की होती है। तो फिर फेंगयू फेंगजी के सारे पैसों को लौटा देता है, जो कि फेंगजी ने फेंगयू को स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए होते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिनर करते हैं और फिर फेंगजी फेंगयू से उसकी अमीरी का राज पूछता है, पर फेंगयू उसे कुछ भी नहीं बताता है। पर फेंगजी ये सब जानना चाहता था कि आखिर फेंगयू इतने दिनों में इतना अमीर कैसे बन गया। दूसरे दिन फेंगयू हुआर के कैफे में जाता है और एक कॉफी ऑर्डर करता है और हुआर से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो हुआर मना कर देती है। जिसके बाद फेंगयू नाराज हो जाता है और रात हो जाने पर वो फेंगजी के साथ बहुत ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर फेंगजी फेंगयू को उसके होटल के रूम तक छोड़ देता है। वो फेंगयू की सच्चाई के बारे में जानना चाहता था, तो वो जाने का नाटक करता है और थोड़ी देर बाद दोबारा से उसी कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो फेंगजी को सोने की चैनों के साथ जागता हुआ देखता है। तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो आज से फेंगयू का गुलाम बन जाता है। दूसरे दिन फेंगयू हुआर के होटल को खरीदने के लिए चला जाता है और वो हुआर से डील करता है कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम आधे आधे पैसे कर लेंगे और अगर लॉस हुआ तो पूरे पैसे मैं दूंगा। तो फिर हुआर उसकी इस बात को मान जाती है और फिर ये दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए भी आते हैं, जहाँ पर वो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। अब फेंगयू रात हो जाने पर सो जाता है सपनों में जाने के लिए, और दूसरी तरफ फेंगजी फेंगयू को देख रहा होता है। अब फेंगयू एक बहुत बड़ी बैंक को लूटने के लिए जाता है और इसके साथ ही वो अपने सपनों पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। और अब तो फेंगयू इतना पावरफुल बन चुका है कि वो उस राक्षस की ही धुनाई कर देता है। फेंगयू लाए हुए पैसों में से एक थैली उसी बूढ़े आदमी को भी देता है, जिसकी वजह से आज फेंगयू इस मुकाम पर आया है। अगर वो बूढ़ा आदमी नहीं होता तो फेंगयू आज यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद फेंगयू और हुआर रात को वॉक पर भी निकलते हैं। तभी यहाँ पर हुआर को पता चल जाता है कि फेंगयू एक स्क्रिप्ट राइटर है। तो फिर रात हो जाने पर फेंगयू हुआर के लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखता है और फिर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए वो फेंगजी को देता है। तब तक वो एक सपना देख आता है। फेंगयू ने स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी होती है कि फेंगजी उसे पढ़कर रो रहा होता है और फिर ये दोनों उस स्क्रिप्ट को बेचने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो इस स्क्रिप्ट को बेच देते हैं और बेस्ट एक्टर हायर करने के लिए उन्हें पैसे भी देते हैं, ताकि उनकी मूवी फ्लॉप ना जाए और हिट जाए। इसके बाद फेंगयू एक और सपना देखता है और उस सपने में वो एक मोंग को देखता है, जो कि एक शैतानी मोंग होता है और उसके पेट पर एक सोने का बेल्ट लगा होता है। फेंगयू जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो इसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं, पर फेंगयू हार नहीं मानता है और उस बेल्ट को निकाल ही लेता है। इसके बाद फेंगयू हुआर को लेकर उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ से कभी वो आत्महत्या करने वाला था, और फेंगयू ने खास हुआर के लिए एक सेलिब्रेशन चलवाया होता है जिसमें बहुत सारे पटाखे फूट रहे होते हैं। इसके बाद फेंगयू उसी होटल में अपनी रात बिताने के लिए आ जाता है और दोबारा से सपने को देखने लगता है। सपने में वो एक काली बिल्डिंग को देखता है और बालकनी में फेंगयू का कोई इंतजार कर रहा होता है। तभी सपने में फेंगयू की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने चेहरे पर निशान देखता है, जो कि उसी राक्षस ने किए होते हैं जिसने सपने में फेंगयू को मारा था। फेंगयू को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो फिर फेंगयू उसी फूड स्टॉल वाले के पास जा रहा होता है कुछ पूछने के लिए। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और फेंगयू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ वैन में ले जाते हैं। जब फेंगयू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो
वो बहुत सारे गुंडों के बीच में घिरा हुआ है और उन गुंडों का लीडर चेंग जी होता है। तभी यहाँ पर फेंग यू का बॉस फेंग जी भी होता है, जिसे भी इन गुंडों ने किडनैप कर लिया होता है। इसके बाद ये गुंडे फेंग यू और फेंग जी को लेकर एक खुफिया कमरे में आते हैं। दूसरी तरफ वार जब फेंग यू से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है तो कुछ गुंडे उसे भी किडनैप कर यहाँ ले आते हैं। अब फेंग यू और फेंग जी और वार जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, पर इसी दौरान फेंग जी मारा जाता है और फेंग यू को भी गुंडे पकड़ लेते हैं और फिर इन दोनों को ये गुंडे बहुत मारते हैं। इसी दौरान फेंग यू को एक सपना आता है और वो उस सपने में देखता है कि वो एक खंडरों से भरी हुई काली दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर फेंग यू को एक गेट दिखाई देता है, जिसे वो जैसे ही हाथ लगाता है तो उसका ब्लड लॉस होने लगता है और वो देखते ही देखते एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो दीवार तोड़कर अपनी रियल दुनिया में आ जाता है और उन सभी गुंडों को अपनी राइफल से शूट कर देता है और यहीं पर ये राक्षस फेंग यू को भी शूट कर देता है, जिसके बाद वो सभी चीजें गायब होने लगती हैं जो फेंग यू अपने सपने से लाया होता है, उन सभी अमीर बिजनेसमैनों के घर से भी और हर जगह से। तभी फेंग यू को होश आता है और वो अपने आप को उस स्टोर में पाता है। इसका मतलब ये होता है कि फेंग यू ने अब तक जो कुछ भी किया था वो तो सिर्फ एक सपना था और वो इतनी देर तक इसी रेस्टोरेंट में सो रहा होता है। जब वार फेंग यू को इस हालत में देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और वो फेंग यू को अपने घर डिनर करने के लिए भी ले जाती है। फेंग यू बहुत इमोशनल हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद वार फेंग यू को अपने होटल में काम करने के लिए रख लेती है और फिर फेंग यू उसी पैनकेक वाले अंकल के पास जाता है, जहाँ पर वो अंकल फेंग यू को बताता है कि ये शक्तियाँ मेरे पास भी होती हैं और मैंने इन शक्तियों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है और फिर वो फेंग यू के सारे पैसों को लौटा देता है। तभी फेंग यू देखते ही देखते एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और वो राक्षस जिसने गुंडों को मारा होता है और अब वो फेंग यू को मारने वाला है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।